नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार पर। जैसे कि आप लोगों ने कल मेरी तीसरी क्लास देखी, ठीक है, उसमें आप लोगों को कई चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज याद रख लीजिए कि भूगोल सब्जेक्ट जो आप लोग सोचते हैं कि याद करने का सब्जेक्ट है, तो भूगोल याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। भूगोल केवल और केवल समझने का सब्जेक्ट है। यदि आप भूगोल को समझ रहे हैं अच्छे से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, इन चीजों को आप जान लेंगे। दूसरी चीज, आज हम लोग बात करें, यदि कल की क्लास के बाद जो आपका टॉपिक बचा हुआ था, उस टॉपिक पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ओजोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग आज टॉपिक पे जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है हम लोगों का ओजोन। अब ओजोन के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो ओजोन के बारे में आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या क्या जानते हैं। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए फटाफट कि ओजोन के बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हैं और क्या चीजें समझते हैं ओजोन के बारे में। फटाक से बताइए। देखिए, आपको ये पता है कि आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ठीक है। एक एक चीज को समझिएगा, याद मत करिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये आपका वायुमंडलीय क्षेत्र है। क्या है? वायुमंडलीय क्षेत्र है। वायुमंडलीय क्षेत्र, ठीक है। अब जब वायुमंडलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि गैसीय क्षेत्र आता है। सबसे पहले क्या आता है? गैसीय क्षेत्र आता है। ठीक, हम गैसों की बात करते हैं तो गैसीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, अब जब हम गैसीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वायुमंडल में आपको पता है कि वायुमंडल में लगभग 6 किलोमीटर की रेंज पर क्या होता है, लगभग यहां पर हम बात करें तो 6 किलोमीटर की रेंज जो होती है वहां पर गैसीय क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? गैसीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है वायुमंडल की 6 किलोमीटर की रेंज से ही। ठीक है, सबसे ज्यादा संघन जो माध्यम होता है वो इसी क्षेत्र पर होता है। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा। सघन माध्यम क्या हो गया? सघन माध्यम मतलब कि वायु की जितनी भी गैसें होंगी मैक्सिमम स्टोरेज इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को सिंगल कोई डाउट हो आप लोग पूछते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे यदि हम कहें कि वायुमंडल में ओजोन की स्थिति कितने किलोमीटर से प्रारंभ हो जाती है, तो वायुमंडल में ओजोन आपके 10 किलोमीटर से प्रारंभ हो जाती है। ओजोन की परत जो होती है, जो सघन परत होती है, वो कितने 10 किलोमीटर के क्षेत्र में हो जाती है। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। अब यहां से यदि हम बात करें तो ये कितने किलोमीटर तक जाती है? सघन परत कितने किलोमीटर तक जाएगी? देखिए, 35 किलोमीटर तक इसकी सघन परत जाती है। किसकी सघन परत जाती है? वायुमंडल में हम ओजोन की परत को क्या कहते हैं? 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा सांद्रता पाई जाती है। कई जगह पर ये आपको 12 किलोमीटर भी मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लगभग हम मानते हैं कि 10 या 12 किलोमीटर से। ठीक है, सबसे ज्यादा सांद्रता की बात करते हैं तो ओजोन परत की। ठीक है, अब यहां पर आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इस पे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा ओजोन परत की। ठीक है, ओजोन परत की सबसे ज्यादा सांद्रता, क्या सबसे ज्यादा सांद्रता 12 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, अब यहां पर के बीच होती है, वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इस क्षेत्र में 10 से 12 जो का क्षेत्र है, इससे कितने 35 किलोमीटर तक आपके ओजोन परत की सांद्रता सर्वाधिक होगी। ठीक, इसके ऊपर जो 50 किलोमीटर तक की रेंज होती है आपके, कहां तक?
ओजोन परत 50 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी सांद्रता जो 35 के बाद यदि हम देखें तो 15 और जोड़ दें, मतलब इसके आगे की जो 15 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, किसके, जो सघन सांद्रता जहां पर ओजोन सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके ऊपर कितने किलोमीटर तक आपको और जाना है, 15 किलोमीटर तक और जाना है। यदि हम 35 में 15 और जोड़ दें, ठीक, 35 में 15 और जोड़ देते हैं तो आपका 50 किलोमीटर हो गया। एक कॉमन सा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है कि ओजोन का विस्तार कितनी किलोमीटर तक है, तो ओजोन का विस्तार आप क्या बताएंगे, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज में ओजोन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि 10 से या 12 से है तो 12 से 50 किलोमीटर तक ओजोन का विस्तार पाया जाता है। अब यहीं पर प्रश्न बन सकता है आपसे कि सबसे अधिक सांद्रता कहां पर पाई जाती है, तो सबसे अधिक सांद्रता 12 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अब नेक्स्ट यहीं पर आप लोगों का प्रश्न जो मेरे सामने आना चाहिए था, वो प्रश्न क्या आना चाहिए था, आपको यह पूछना चाहिए था कि ओजोन का कार्य क्या है, क्या है ओजोन का कार्य क्या है। अब फटाक से इसे भी देख लीजिए, याद नहीं करना है, मैंने अपनी क्लास में सबको बताया है कि आप लोगों को याद नहीं करना है, बस मेरे लेक्चर को सुनना है, ओजोन का कार्य। ठीक, इस लेक्चर को सुनते रहेंगे और इससे छोटा सा एक पतला सा नोट्स बनाइए, पीटी और मेंस आप लोगों के सारे क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी बार आप लेक्चर सुनेंगे उतनी बार चीजें आपको नए तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, ओजोन का कार्य। अब यदि हम कहें ओजोन का कार्य, तो ये आपका सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ठीक, अब सूर्य क्या है, सूर्य से कौन कौन सी किरणें निकलेंगी, पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं। ये क्या है, ओजोन की परत है हमारी, याद रखिएगा, ओजोन की, ये ओजोन की परत है। अब ओजोन की परत का कार्य क्या है, यहां से क्या निकल रही हैं आपकी, इस क्षेत्र से सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो क्या हो रही, अल्ट्रा वायलेट किरणें भी आ रही हैं, मतलब कि पराबैंगनी, पराबैंगनी, ठीक, पराबैंगनी किरणें यहां से किरणें निकलती हैं। ठीक है, किरणें निकलती हैं, ठीक, निकलती हैं। अब जब यह ओजोन की परत से टकराएगी, ठीक है, ओजोन की परत से जब ये पराबैंगनी किरणें ओजोन की परत पे आएंगी, तो ओजोन की परत क्या करेगी, इसको पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक, अवशोषित, ठीक, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब अवशोषित यदि कर लेगी तब क्या होगा, यदि अवशोषित कर लेगी तो यह किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूं इनको लिखते रहिएगा और मेरे वर्डिंग को भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा अपने। ठीक है, आपके पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, जब पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पृथ्वी नहीं होगी तो पृथ्वी में किसी भी प्रकार की हानियां नहीं होने पाएंगी। ठीक है, यदि यह मानव शरीर पर पड़ती हैं तो मानव शरीर पर क्या नुकसान करती हैं। ठीक, ये भी चीजें हमें समझनी है ना, ये चीजें हमें जाननी है, इन चीजों को हमें जानते हुए पूरी चीजें करनी है। पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी तो मानव इसके प्रभाव में नहीं आएगा, मानव इसके प्रभाव में नहीं आएगा, इसके प्रभाव, ठीक, प्रभाव में नहीं आएगा, प्रभाव में नहीं आएगा। अब प्रभाव में नहीं आएगा तो यहां पर क्या चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मानव इसके प्रभाव में नहीं आएगा, जब प्रभाव में नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे चीजें हम देखें, तो जब मानव इसके प्रभाव में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चर्म कैंसर, जो आपके चर्म रोग हैं, चर्म रोग ये नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, आपके कैंसर की समस्याएं नहीं होंगी,
कैंसर की समस्या नहीं होगी। दूसरा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट बात पे बात करें, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। मानसिक तनाव नहीं होगा। मानसिक तनाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है। रक्तचाप नहीं बहुत ज्यादा बढ़ता है। रक्तचाप की समस्या नहीं होती है। समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे अल्ट्रावायलेट से क्या क्या आपको समस्याएं हो सकती हैं? अल्ट्रावायलेट से एक तो आपको चर्म रोग हो सकता है, कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा। दूसरा, चिड़चिड़ापन होने लगता है, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है। ठीक है। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब यहीं पर एक प्रश्न और आना चाहिए कि यदि अल्ट्रावायलेट, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए, क्या हो जाए? ओजोन की परत पतली हो जाए। अभी आपकी ओजोन की परत कैसी है? आप देख रहे होंगे कि 12 से 35 किलोमीटर की रेंज जो है, 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता क्या है? सांद्रता अधिक है। ठीक है, सांद्रता अधिक है। यदि इसकी सांद्रता में कमी आ जाए, मतलब 12 से 35 किलोमीटर की इसकी सांद्रता कम हो जाए, तब क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको रिटन में ये पूछा जा सकता है कि यदि वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता कम हो जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज आप लोग इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि सांद्रता कम हो जाएगी तो पराबैंगनी, ठीक है, बैगनी किरणें पृथ्वी तक आने लगेंगी। किरणें पृथ्वी तक आने लगेंगी। ठीक, आने लगेगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पृथ्वी तक आने लगेंगे। अब पृथ्वी तक आने लगेंगी तो क्या नुकसान है भाई? ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर दो तरह का नुकसान होगा। यदि पृथ्वी तक ये किरणें आने लगेंगी तो दो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक तो मानव जीवन में, ठीक, एक तो मानव जीवन में, दूसरा आपके जलवायु में। अब देखते जाइएगा कहां कहां इसमें दिक्कत आएंगे। एक तो आपके जलवायु में, ठीक है, जलवायु के बाद यदि आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो आपके जीव जगत पर, किसमें? जीव मंडल में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब समस्या कैसे उत्पन्न हो जाएंगी? ठीक है, अब ये मानव जीवन में, जीव मंडल में, जलवायु में कैसे इसका ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? पहला तो क्या आएगा, मानव जीवन में कैसे इसके परिवर्तन हो जाएगा। पहली चीज आपको मानव के बारे में अभी हमने बताया कि ऐसी समस्याएं मानव के साथ हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? जलवायु में परिवर्तन। किसमें? जलवायु में परिवर्तन। कैसे जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, इस चीज को समझिए। जलवायु में परिवर्तन कैसे होगा? एक तो पृथ्वी के ताप में, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाएगी। ताप में वृद्धि, ठीक। अब जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी तो कॉमन सी चीज सोचिए कि जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी तो मतलब क्या होगा कि आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
अब यहां पर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो स्थिति उत्पन्न हुई तो क्या हो जाएगा, जो इस समय जिस जलवायु में रह रहा है उसके ऊपर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी कितने कटिबंधों में है तो यहां पर कटिबंधीय परिवर्तन भी हो जाएगा। देखो आप लोग एक एक पॉइंट को यहां पर समझते हुए चलिए, कुछ ज्यादा कथा कहानी नहीं है इसकी, ठीक। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। ये उपोष्ण है, ठीक है, उपोष्ण, ठीक। इसके बाद शीतोष्ण, ठीक, शीतोष्ण, ठीक। इसके बाद वाला पॉइंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा शीत कटिबंधीय और फिर ध्रुवीय जलवायु। क्या, ध्रुवीय जलवायु, जलवायु। यदि हम कहें अभी विषुवत रेखा का तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, लगभग 70 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो मतलब विषुवत रेखा मानव के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। फिर इसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, जिसका तापमान लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो यदि यहां पर देखते हैं तो यहां पर तापमान में क्या हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, तो ये 50 से 55 हो जाएगा। मतलब कि आपकी जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था अब वो किसकी तरह रिएक्शन करने लगेगा, आपका विषुवत रेखी की तरह। जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो कैसा रिएक्शन करने लगेगा, आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। जो शीतोष्ण है वो उष्ण उपोष्ण हो जाएगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो शीत का क्षेत्र है, शीत कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, आपका शीत कटिबंध की तरह। मतलब कि बर्फ जो आपके पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई है, क्या है, बर्फ जमी हुई है, वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी, हर जगह से पिघलने लगेगी। मतलब आप ये समझिए कि जो हिमालय के आपके पीछे का क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरिया में क्या होने लगेगा, गेहूं की खेती होने लगेगी। और हिमालयी क्षेत्र पे क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी और ये विषुवतीय रेखीय क्षेत्र की तरह रिएक्शन करने लगेगा। तो इस तरह से यदि हम देखें ओजोन से क्या लाभ हो रहे हैं और ओजोन की परत क्षरण होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जो मेंस लिखने वाले बच्चे हैं उनको ये चीजें क्लियर इंपॉर्टेंट है। जो पीटी देने वाले हैं अगर कहीं से भी वो प्रश्न घुमाता भी है तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट चीज पे यदि हम चलते हैं तो इसी पे प्रश्न आता है कि आपका जो प्रश्न मेरे लिए होना चाहिए, जो आप लोग नहीं करते हो कभी भी, यही चीज मुझे दुखी करती है कि आप लोगों को पूछना चाहिए, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका होना चाहिए, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ठीक। ओजोन का निर्माण कैसे होगा, फटाक से बताइए, ओजोन का निर्माण कैसे होगा। ओजोन निर्माण के मुख्य दो कारक हैं, एक चीज याद रखिएगा, मुख्य दो कारक हैं। एक तो पराबैंगनी किरणें, क्या है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक। अब अभी आप लोग सोचेंगे कि पराबैंगनी से कैसे ये निर्माण होता है। दूसरा है तड़ित झंझा, तड़ित झंझा, ठीक है, झंझा, ठीक, तड़ित झंझा। दो हैं इसके मुख्य कारक जिससे क्या हो जाता है, आपके ओजोन परत का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा, अब ये देख लीजिए, ऑक्सीजन के दो अणु प्लस O इक्वल टू हो जाएगा O3 हो जाएगा। अब O3 कैसे होता है, तो आपको एक चीज पता है, तड़ित झंझा जब होती है तो विद्युत विसर्जन होता है। क्या होता है, तड़ित झंझा जब होगी तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विसर्जन हो जाता है, विद्युत विसर्जन, ठीक, विसर्जन होता है। और जब विद्युत विसर्जन होगा तो आपको एक चीज यहां पर क्लियर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि विद्युत विसर्जन होगा
तो विद्युत विसर्जन से क्या होगा, इन दोनों के कारण विद्युत विसर्जन होगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के अणु, वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के अणु टूटने लगते हैं। क्या होते हैं, अणु टूट जाते हैं। अब टूटने के पश्चात क्या होगा, O2 प्लस O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, ऑक्सीजन के अणु टूटे, अब O प्लस O इज इक्वल टू O2 हो गया, प्लस O इज इक्वल टू क्या हो गया, O3 हो गया। ठीक है, हमें इतना ही इसमें जानना है, जितना हम लोगों को जानना है हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम ये बात करें कि ओजोन का सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र, अब यहां पर प्रश्न हम लोगों का आएगा कि ओजोन का सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र किस कटिबंध में है, क्षेत्र किस कटिबंध में होता है। ठीक है, अब एक एक चीजों को आपको, बस मैंने कहा ना मेरी क्लास में आप लोगों को बैठ के सुनना है और कोशिश करिए कि लाइक शेयर और ये सब भी करते रहिए, जिससे मेरा भी एक चीज होता है कि प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो ओजोन का सबसे ज्यादा निर्माण, यदि हम बात करें तो ओजोन का सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है आपका, उष्ण और उपोष्ण में होता है। सर्वाधिक ज्यादा निर्माण करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब यहां से कभी भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ओजोन का सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र किस कटिबंध में होता है। तो ओजोन का सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र हम लोग कहां पर, अगर हम देखेंगे तो ओजोन का सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र कहां पर हो जाएगा, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। और इसके ऊपर जब हम शीतोष्ण या शीत कटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, इसके संघनन में या सांद्रता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। क्लियर हो गया कि इसके सांद्रता में कहां पर कमी आएगी, कैसे कमी आएगी, क्यों कमी आएगी। ठीक है, और यदि ओजोन की परत ना हो तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके ना रहने से क्या चीजें होंगी, पृथ्वी पे क्या परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इन चीजों को भी हमें पूरी तरह से समझना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो मरुस्थलीय, ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, अगर यहां पर तापमान में वृद्धि हो जाती है तो जो ठंडे प्रदेश हैं वो क्या हो जाएंगे, मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एरिया हो जाएगा, उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। परंतु जो मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय हैं वो क्या हो जाएंगे, लगभग एकदम डेजर्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को। अभी तक के जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है, ठीक, तो उस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है ये चीज आप लोग जान लीजिए। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चीज को जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपने। तो अभी तक हम लोगों ने वायुमंडल का संगठन की बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, वायुमंडल का संगठन हमारा आज से, ठीक है, वायुमंडल का संगठन वाला पार्ट हम लोगों का आज खत्म हो रहा है। वायुमंडल का संगठन का पार्ट खत्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे खत्म। ठीक,
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, वायुमंडल का संगठन एवं, मैंने क्या कहा था, एवं संरचना वर्ड यूज किया था, संरचना। ठीक, तो वायुमंडल के आज से जो टॉपिक अभी स्टार्ट होने जा रहा है आपका, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो अब हम लोगों का टॉपिक जो होगा वो होगा वायुमंडल की संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वायुमंडल की संरचना, वो सॉरी संगठन, संरचना ही है, संगठन कर लिए ना हम लोग। ठीक, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, क्लियर हुआ। वायुमंडल का संगठन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आज से जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा वो वायुमंडल की संरचना से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है। अब यहां पर संरचना में जो टॉपिक आएगा, पहला टॉपिक आपका आएगा वो आएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो टॉपिक आ रहा है वो आएगा अब आपका क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, या ट्रोपोस्फियर। क्लियर है इतनी चीज कि अब हम ट्रोपोस्फियर पे बात करेंगे। तो पहले यदि हम अपनी पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी कैसी है, कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। ठीक, अब यहीं पर यदि हम देखें तो ये आपकी क्या हो जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो यह आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके पोल होते हैं। क्या होते हैं, पोल होते हैं। ठीक, इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहेंगे। और इसे ठीक साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, 2 पोल हो गए आपके। अब आपको देखना है इस पूरे रीजन को, ये वाला रीजन और इस रीजन को हम लोग क्या क्या नाम कहते हैं। ठीक, अब यदि देखें हम भूमध्य रेखा से, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर बात करें कि ये क्या हो जाएगा, ये गोले का आधा भाग जो उत्तर की तरफ है इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उत्तर की तरफ गोले का आधा भाग है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण की तरफ गोले का आधा भाग है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया कि इसे उत्तरी गोलार्ध क्यों कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं। एक सिंगल पॉइंट में हमेशा बोल रहा हूं कि मेरी क्लास में आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सुनते चलिए, समझते चलिए, सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अब जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। ये कलर बड़ा हल्का है, आइए इस पे हम लोग बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है। ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्थ की तरफ है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री क्या हो जाता है आपका साउथ। ठीक है, अब दोनों की स्थिति में ये क्या हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिकॉन कैंसर कहते हैं या फिर इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब यहीं पर जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। अब यदि हम बात करें विषुवत से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि
ये पूरा क्या हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध हो जा रहा है ये वाला, और इधर वाले का ये भाग क्या हो जा रहा है आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जा रहा है। इतनी चीज क्लियर हो रही है सबको? कोई सिंगल डाउट तो नहीं आ रहा है अभी किसी को भी? मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम चलें तो यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एक एक स्टेप को चीजें देखते हुए हम लोग चलेंगे। क्षोभ मंडल की जब हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल आपको फिगर मेरे अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, अपने अकॉर्डिंग मत बनाइएगा। ये आपका क्या हो जाता है, खोल दीजिए इसको, आपकी अभी मैंने पृथ्वी की बात कही थी, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इसे यहां से समझ लीजिएगा, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी के इस क्षेत्र की बात करते हैं। ये दो पोल हैं आपके, नॉर्थ पोल, ठीक, और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, क्लियर है? और ये आपकी इक्वेटर है, यह विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत रेखा है। अब यहीं पर हमने इस फिगर को क्या कर दिया है, खींच दिया है। खींच दिया है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि दोनों तरफ से ये क्या हो जाएंगे, आपके दोनों ही क्षेत्र आपके पोल हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, और इसको हम साउथ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, साउथ पोल कहेंगे, और इस मध्य वाली लाइन को क्या कह देंगे हम, इक्वेटर या विषुवत रेखा। नोट कर लीजिएगा इसको भी, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने बस इसे खींच दिया है कि इसे जब आप खींचेंगे दोनों तरफ से ऐसे, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा कि पोल किनारे पे चले जाएंगे और विषुवत रेखा मध्य है, मध्य में है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है ये। ठीक है, ये चीज खुल गई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है, किसी को सिंगल एक डाउट? यदि हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल कैसा आपको दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। मतलब कि ये बीच में गैप दिख रहा है दोनों तरफ। अगर हम देखें तो दोनों तरफ बीच में गैप दिख रहा है और बीच में उठा हुआ है। इसको यदि हम कहें, क्षोभ मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल की। ठीक, तो क्षोभ मंडल में आपको चीजें समझनी है कि ये जो किनारे के हैं दोनों छोर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये बीच से आपकी जो दूरी है धरातल से कहां तक की दूरी, इस क्षेत्र तक की दूरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इसे यहां पर भी लिख दीजिए, स्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, स्थल मान लिया है। ठीक है, ठीक, ये स्थलीय क्षेत्र हो गया। अब धरातल से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यदि हम पोल पर देखें तो दोनों ही रेखाएं लगभग बराबर हैं, तो धरातल से लगभग 8 किलोमीटर पर क्षोभ मंडल की दूरी धरातल से 8 किलोमीटर है। इधर भी देखें दूसरे पोल पर, तो यहां पर भी क्षोभ मंडल की दूरी धरातल से 8 किलोमीटर है। मतलब यदि हम बात करें तो धरातल से पोलों के बीच क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, धरातल 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर हो गई, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर स्पेस मिल जाए हम लोगों को लिखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पहला पॉइंट नोट करिए, धरातल से पोलों के बीच की दूरी, धरातल से पोल की दूरी या ध्रुवीय क्षेत्र की दूरी, ध्रुवीय क्षेत्र से, धरातल से ध्रुवीय क्षेत्र, सॉरी, धरातल से, अरे यार, धरातल से ध्रुवीय, ठीक, धरातल से पोल या ध्रुवीय क्षेत्र से क्षोभ मंडल की दूरी,
क्षोभ मंडल की दूरी, ठीक, कितने हैं? 8 किलोमीटर है। कितनी है? 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों स्थिति में क्या हो गया, हमारे क्षोभ मंडल की दूरी दोनों पोलों पर क्या है? सेम है, 8 किलोमीटर पर है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा कि ये पृथ्वी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए स्थलीय क्षेत्र है। अब यदि हम भूमध्य रेखा की दूरी देखें या विषुवत रेखा की दूरी देखें तो यहां नोट डाउन करिए, ये कितने हो जाएगी? 18 किलोमीटर की रेंज होती है। ध्रुवीय क्षेत्र है वो, विषुवतीय क्षेत्र पर इसकी क्या होती है? इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है, ठीक, क्या पॉइंट आएगा आपका? कि विषुवत रेखा पर यदि क्षोभ मंडल की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो क्षोभ मंडल की, यहां पर नोट कर दिएगा, क्षोभ मंडल या विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा ऊंचाई विषुवत रेखा पर होती है। किस पे होती है? विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, किस पे हो रही है? विषुवत रेखा पर हो रही है। इतनी चीज क्लियर हो रही है, विषुवत रेखा पर होती है। तो पहला प्रश्न आपका क्या यहां उठना चाहिए? यहां पर पहला प्रश्न आपका उठेगा कि सर यहां पर क्षोभ मंडल पर ही विषुवत रेखा की सबसे ज्यादा ऊंचाई क्यों होती है? ठीक, यही प्रश्न आना चाहिए था। ठीक, क्षोभ मंडल में, ठीक, अब यहां पर बात यह आती है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई यहां पर क्यों होती है? तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पर यदि हम कहें क्षोभ मंडल में सबसे अधिक क्या होता है? विक्षोभ होता है। क्या? विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है। क्या होता है? यहां पर क्षोभ मंडल में ही, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या? विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब विक्षोभ उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है ये भी प्रश्न आ जाएगा। आखिर क्यों उत्पन्न होता है? ठीक, क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि यहां पर साइक्लोन आते हैं। क्या आते हैं? क्योंकि यहां पर चक्रवात आते रहते हैं। वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? चक्रवात आते रहते हैं। चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, क्या आते रहते हैं? क्योंकि, पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां चक्रवात आते रहते हैं। ठीक, जब चक्रवात आते हैं तो इससे क्या हो जाता है? डिस्टरबेंस होता रहता है, या ये चक्रवात आपके इस क्षेत्र को क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। यही होता है ना, यदि आपके जीवन में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से कोई पड़ोसी आके एकदम झकझोर दे तो आप क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो गए ना, डिस्टर्ब। तो उसी तरह से चक्रवात भी क्या करता है कि आता है तो पूरे क्षेत्र को क्या कर देता है? झकझोर देता है। ठीक है, जब झकझोर देगा तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तथा इतनी भी प्राकृतिक जितनी भी नेचुरल घटनाएं होती हैं वो कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यही से लिंक करिए जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है संरचना वाले क्षेत्र में, वो सॉरी संगठन के बारे में अभी पढ़ा था ना, कि गैसीय आवरण जितना भी होता है वो 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में होता है। ठीक, तो गैसीय आवरण हो, वर्षा होगी तो भी क्षोभ मंडल में होगा, तड़ित झंझा होगी तो भी क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं होंगी वो सभी घटनाएं क्या होती हैं? आपके क्षोभ मंडलीय क्षेत्र में ही होती हैं, अन्य कहीं पर नहीं होती हैं। ठीक, तो इससे यदि हम बात करें तो क्षोभ मंडल की स्थिति कैसी हो जाएगी?
हमेशा डिस्टर्ब होने वाली क्षोभ मंडल की स्थिति बनी होती है। तो आपको जो आपने पुराना पढ़ा है, तो पुराना इसलिए नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए नहीं समझाया कि पोथी है पढ़ लिया बस उसके बाद। उसका मतलब है कि उसको पढ़ाने का रीजन होता है कि अब आपको यहां पर हर एक पॉइंट पर कोरिलेट करना है, ठीक है। इसके बाद की क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। इसको इतनी चीजों को आप लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, फिर इससे आने वाले प्रश्न जो होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पे भी मेंस के प्रश्नों पे डिस्कस होंगे, पीटी के प्रश्नों पे डिस्कस होंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फिर कल। चलिए, थैंक यू।